नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव होता है गाइडलाइंस, और वो गाइडलाइंस किस प्रिंसिपल्स के बेसिस, किन सिद्धांतों पर कार्य करेंगे, उसके बारे में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दर्शाया गया है, जिसको हम एक एक करके आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सोर्सेस क्या हैं, कहां से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आखिर आया है। तो डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से आया है, एक जो इंटरनेशनल सोर्स कह सकते हैं ये, ठीक है, इंटरनेशनल सोर्स। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में हम ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया गया। दूसरा इसका सोर्स था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। वो क्या करता था, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, एक डॉक्यूमेंट था जो कि इंस्ट्रक्शंस थे। वो किसके लिए थे? दे आर फॉर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो एक सोर्स है। और फाइनल इसका कंपोजिशन जो था, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उससे पहले जो डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी को सपोर्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग में, तो उसमें क्या था कि तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने फाइनली इसको क्या किया था कि लिस्ट डाउन करके दिया था, जो कि ड्राफ्ट में आया और फिर डिस्कशन के बाद फाइनली हमारा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर डीपीएसपी को हम लाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अब राज्य का कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है? तो कल्याणकारी राज्य होता है, सबसे पहले देखते हैं कि जो पहले जो स्टेट हुआ करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन एंशिएंट हिस्ट्री में जो स्टेट्स थे, तो उनका काम क्या था कि दे आर ओनली रेगुलेटरी स्टेट। रेगुलेटरी क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी करते थे और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स लेते थे किस लिए? रेवेन्यू और स्टेट मशीनरीज को मैनेज करने के लिए। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है, उसमें रेगुलेटरी स्टेट के तो सारे कार्य करते ही हैं, साथ में उनके कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस भी हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है कि जो सिटीजन है उनके लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उनको बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लानी होती है, डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं, डिफरेंट लॉज लाए जाते हैं जो उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डीपीएसपी में बताई गई हैं, जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे स्टेट अपने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अचीव करेगा। इसके बारे में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा गया और उन्होंने इस डीपीएसपी को हाउस में प्रेजेंट किया, तो उन्होंने डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, तो उससे कंपेयर करते हुए कहा कि पहले वाला जो था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर था, वो सिर्फ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। किसके ऊपर इंपोज कर रहा था ऑब्लिगेशन? ये गवर्नर और गवर्नर जनरल के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा था। बट जो डीपीएसपी है हमारा, वो डायरेक्टिव है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए भी और एग्जीक्यूटिव के लिए भी। पहले वाला क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो एग्जीक्यूटिव हेड थे, वो इंडियन कंटेक्स्ट में गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को रेगुलेट कर रहे थे। बट अभी जो डीपीएसपी है, चूंकि इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली कहां से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये ऑब्लिगेशन इंपोज करता है किस पे? लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी तो पॉलिसी बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव भी तो कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इंपोजेस ऑब्लिगेशन ऑन बोथ ऑफ देम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं कि कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे,
वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, जबकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये बात करता है सोशल एंड मोरल राइट्स की, सोशल एंड मोरल राइट्स ऑफ पीपल। और किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट, सोशल एंड मोरल राइट्स, सामाजिक और नैतिक अधिकार की बात करता है। यह भी स्टेट के अगेंस्ट इंपोज होता है और स्टेट मोरली इसको एम्पावर करती है पार्लियामेंट को और जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है कि वो स्टेट आगे बढ़ करके इनको प्रमोट करने के लिए, इनके फुलफिलमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन इनके नेचर और इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में करते हैं। सबसे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल सोशलिस्ट स्टेट में हैं, जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43A एंड 47। तो 39A ये लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा है लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल दोज हु आर फेवरिंग लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड जिनका एम है कि जो कम्युनिटी है उसका कॉमन जनरल वेलफेयर होना चाहिए, जिसके लिए आर्टिकल 44 है, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। एंड थर्ड वन, गांधी was one of the prominent freedom fighters. दूसरा, role of गांधी was quite distinct in its nature. और गांधी की जो पर्सनालिटी थी वो पर्सनालिटी इन टोटलिटी थी, ठीक है। तो गांधी का रेलिवेंस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ व्यक्ति विशेष पर भी बहुत ज्यादा था। तो उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया गया है, जो गांधी के विचारों के अधीन था, गांधी के विचारों के आधार पर था, जिसमें आर्टिकल 40 है, 43, 46 एंड 47। इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमने बात पहले कर रखी है कि फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब कि इट इंश्योर्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉलिटिकल सेंस। स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि स्टेट लोगों के लिए क्या नहीं करेगा, लोगों के बेहतरी के लिए काम करना है स्टेट का काम, तो लोगों के अगेंस्ट किन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट उनको वायलेट नहीं कर सकता। तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है राइट्स का। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर की बात करता है, सोशल वेलफेयर पहला। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि इट इज प्रोनाउंस्ड नेगेटिवली। फॉर एग्जांपल, जहां भी लिखा हो गया है, क्या लिखा गया है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो किस पे लिमिटेशन इंपोज हो रहा है? स्टेट पे लिमिटेशन इंपोज हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव कैनोटेशन, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें क्या लिखा गया है? स्टेट शैल एंडेवर टू, ठीक है। राज्य प्रेरित करेगा खुद को इन कार्यों को करने के लिए, तो ये प्रोत्साहन है। तो राज्य चूंकि पॉजिटिवली इनको एक्टिव करता है, इसलिए ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट है। नेक्स्ट वन, जस्टिफिएबल। ये जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप उसको इन्फोर्स कराइए, तो वो इन्फोर्स करेंगे। लेकिन अगर कोई डीपीएसपी के प्रोविजन को का फुलफिलमेंट नहीं होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली। और कोर्ट में नहीं जा सकते का मतलब कि कोर्ट को नहीं कह सकते, कोर्ट इसको इन्फोर्स भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे डीपीएसपी में देखेंगे तो इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। एनी कोर्ट मतलब कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्टेड टू पार्ट 3। जो फंडामेंटल राइट है वो केवल हमारा पार्ट 3 में है। जैसा हमने डिवाइड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें क्या है? फंडामेंटल राइट है और दूसरा है अदर लीगल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स और हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड फंडामेंटल राइट्स। तो जो कि अब फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होता है कहां तक? सिर्फ और सिर्फ
पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 के तो सारे हैं ही, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट 4 के बाहर है। जैसे आर्टिकल 335 है। 335 क्या कहता है? वो सस्टेन करता है जो SC ST के लिए रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। तो जिसको कि आप देखेंगे आगे, हम देखेंगे कि आर्टिकल 46 में भी ऐड किया गया है कि वीकर सेक्शन के लिए प्रोविजन, और अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में भी जो हमारा रिजर्वेशन का प्रोविजन ऐड किया गया है आर्टिकल 15 और 16 में, ठीक है। तो इन्हीं को इंश्योर करते हुए आगे हमने रिजर्वेशन को इंपोज किया था। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 350A। 350A कहता है कि ये ड्यूटी इंपोज करता है स्टेट पे। क्या? कि स्टेट जो है जो भी अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो मदर लैंग्वेज में करना भी स्टेट की ड्यूटी होगी। तो मदर लैंग्वेज में करने के पीछे रीजन क्या है कि जो हर वो तबके का व्यक्ति जो क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन मदर टंग सबको हर कोई समझता है किसी लोकेलिटी में, तो वहां पे स्टेट की ड्यूटी है कि उनको जो मैटर है वो मदर टंग में प्रोवाइड कराया जाए। और तीसरा है आर्टिकल 351 जो लैंग्वेज के अंदर ही बात करता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियल लैंग्वेज पे डिस्कशन हो रहा था तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज की बात हो रही थी। इनिशियली क्या हुआ कि कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए, तो इट वाज डिसाइडेड कि नेशनल लैंग्वेज के नाम पे कुछ नहीं होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे अगले 10 साल के लिए। और इस बीच में स्टेट प्रमोट करेगी, आगे प्रोसेस लेगी किस चीज का? हिंदी को प्रमोट करने के लिए। बट देखते हैं कि चूंकि ये चीजें सही नहीं हो पाई तो बाद में लैंग्वेज के लिए क्या किया गया कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के साथ कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी तब तक के लिए जब तक कि उसको एबॉलिश नहीं कर दिया जाता। तो जो टाइम बाउंड था उस टाइम को जो 15 साल के लिए था उसको बढ़ा करके परमानेंट कर दिया गया अंटिल की पार्लियामेंट उसको चेंज ना कर दे, ठीक है। अब आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में रिलेशन क्या है। रिलेशन का डिस्प्यूट इसलिए आता है कि कई बार हम डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को क्या करता था? वायलेट कर देता था, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? आर्टिकल 37 को। तो 37 कहता है कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि ऑल्दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। गवर्नेंस ऑफ कंट्री का मतलब क्या है कि ऑल्दो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, बट जब कभी भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी बनाने के लिए इनका कंसिडरेशन जो है मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ऑब्लाइज करता है स्टेट को कि इनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। मतलब स्टेट पे इंपोजिशन नहीं है बट ऑब्लिगेशन है कि इनको फुलफिल करना है, ठीक है। इसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट सबसे पहले आ गया 1951 में, जस्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो उसमें चंपकम दोराईराजन केस जो है वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो इस केस में परहैप्स मैंने केस का नाम उल्टा लिख दिया है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है और डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिबल है, इसीलिए फंडामेंटल राइट हमेशा क्या होगा? भारी पड़ेगा किस पे? डीपीएसपी पे। ये हमेशा सुपीरियर रहेगा। बट अगेन फिर चूंकि अब डिस्प्यूट तो आते रहेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल राइट का कई बार इंक्रोचमेंट होगा, तो उसको क्या करना होगा कि हार्मोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो 1957 में एक केरला एजुकेशन बिल था, उसका रेफरेंस भेजा गया। आरई का मतलब होता है रेफरेंस। रेफरेंस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को अंदर 143। आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करके उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। ऑल्दो ये
ओपिनियन है ये बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसमें जब ओपिनियन लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन का मतलब है कि कहा कि ये तो इनहेरेंट है कि फंडामेंटल और डीपीएसपी दोनों एक ही तबके के हैं, एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, दूसरा पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, और दोनों ऑब्लिगेशन किस पे है? स्टेट पे है। तो इनके बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी ये डिस्प्यूट आएगा तो इस डिस्प्यूट में कोर्ट जब इसको देखेगी तो दोनों के रिलेशन को हार्मोनी एक समान कक्ष में समान तबके पे रख के, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो सुगमता है उसको ध्यान में रखते हुए करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं और कंप्लीमेंट्री भी हैं, पूरक भी हैं और भी हैं। तो इस वजह से इनको एक साथ रख करके हार्मोनियस रिलेशंस में देखना पड़ेगा। इसी बीच में क्या हुआ कि 1960 से गोलकनाथ केस आ गया और गोलकनाथ में भी कंफ्यूज हुआ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में। तो और कहा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया 6:5 में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, 6:5 की मेजोरिटी से कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, इनका अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्यून बना दिया अमेंडमेंट से। तो यहां पे देखते हैं कि इसका रिएक्शन ये हुआ था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और अमेंड करके क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड हो सकते हैं, पूरा पावर दे दिया गया सुप्रीम इसको पार्लियामेंट को। दूसरा कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के रेस्पेक्ट में। तो जब लॉ नहीं है तो इट मींस कि कुछ भी जो है सो अमेंड कर सकते हैं, उसकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती थी। और तभी क्या किया गया कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1971 में एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसने कहा कि आर्टिकल 39B जो बात करता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, एंड सी बात करता है ओनरशिप, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रोहिबिशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि ऐसा कुछ होता है तो उनके केस में उनके लिए जो प्रोविजन बनाए जाएंगे उसमें अगर वो फंडामेंटल राइट को ओवरटेक भी करता है, अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 को अगर किसी तरह से हैम्पर भी करता है तो भी इन दोनों को प्रिविलेज दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो क्लॉज 55 था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, उसमें क्या किया गया, कहा गया कि डीपीएसपी हमेशा फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करेगी। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट को नहीं। तो ये जब केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में था, जो 31B और 39B और C के रेस्पेक्ट में अगर वायलेशन होगा 14, 19 और 31 का, तो उनको वो अपहेल्ड किया, कहा कि ये रहेंगे। लेकिन 55 का जो था, वो जो क्लॉज 55 था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, इसको क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। और नल एंड वाइड करते हुए इसको डिक्लेयर कर दिया जो हार्मोनस रिलेशन है इन दोनों के बीच का, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया गया क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज, तो हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी डिस्प्यूट होगा तो दोनों के रिलेशन को देखा जाएगा, नीड को देखा जाएगा और अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसीजन लेगी। लेकिन जो हमेशा के लिए प्रिविलेंस था उसको क्या किया, यहां पे स्टक डाउन कर दिया, जो क्लॉज 55 था उसको स्टक डाउन कर दिया, नलीफाई कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंस क्या है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी के बारे में रेलिवेंस हम इसलिए बात करते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म भी थे, क्योंकि इन्फोर्सिबल नहीं था। इन्फोर्सिबल क्यों नहीं था, तो आपको देखते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय रिसोर्सेज की कमी थी। अब जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे
अगर मानिए कि मेरे पास खाने के पैसे ही नहीं है, तो मैं पहले खाने को के लिए ध्यान दूंगा या फिर मैं ऐसे प्रोविजंस बनाऊंगा जिसमें एक्सपेंस करके हम लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं। पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी उसको फुलफिल करना था। तो दैट्स व्हाई जो रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए इसको नॉन इन्फोर्सिबल बनाया गया। तो नॉन इन्फोर्सिबल होने की वजह से इसको कहा गया कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का कि जब पैसा आएगा तब इसको कैश करा सकते हैं। लेकिन अंबेडकर ने इसका पॉजिटिव जो इंप्लीकेशन था, पॉजिटिव इंप्लीकेशन रखा। क्या कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट को एम्पावर करती है, ये स्टेट का काम है फुलफिल करना। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन के लिए, तो उसमें इसके जितने प्रोविजंस को ऐड करेंगी तो वो उनको एक बेहतर फ्रेमवर्क देगा अपने 5 साल के कार्यकाल का। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत के आती है तो वो चुनाव में उनको फुलफिल करने के अपने प्रोमिसेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स। और इसके अंदर हमने बात की कि डीपीएसपी आखिर है क्या, और डीपीएसपी का आज के डेट में रेलिवेंस क्या है, इंप्लीकेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि जो डीपीएसपी है, जो डिफरेंट हमने बात की आर्टिकल 38 से लेकर के, ठीक है, क्योंकि 36 बात करता है, 36 क्या कहता है कि जो स्टेट का डेफिनेशन होगा, यहां पे जहां भी स्टेट है, तो जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है वही सेम है इस पर्पस के लिए भी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के चैप्टर में हमने डिटेल में स्टेट के डेफिनेशन को डिस्कस किया है। और 37 जो है वो इन्फोर्सिबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, लेकिन क्या कहता है कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस। तो ये ऑब्लिगेशन इंपोज करता है गवर्नमेंट पे कि वो इनको यूज करे ही करे। बाकी 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक ये जो है हमारे डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, प्रोविजंस है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 38 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करे। सोशल ऑर्डर का मतलब है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, सबके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होनी चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, और दूसरा प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के डेफिनेट जो डेवलपमेंटल फंक्शन है उनको भी किया जाना चाहिए ताकि सबकी उन्नति के साथ देश भी आगे बढ़े। तो ये है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 6 तरह के राइट्स की बात करता है, और 6 तरह के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। सबसे पहला है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब कि इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल कास्ट क्रीड जो भी है, सबको जो है सो अपनी आजीविका अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए कानून बनाए जाएंगे। दूसरा है कि जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओनरशिप और कंट्रोल जो होगा वो इस तरह से होगा ताकि कॉमन बेनिफिट हो। कॉमन बेनिफिट का मतलब हो कि सबको समान अवसर मिले उससे उसके आउटकम को एंजॉय करने का। और तीसरा है सी, ये एबीसी करके लिखा हुआ, ए, ये बी, ये सी। तीसरा है जो कहता है कि स्टेट जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट ना करे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्यों? क्योंकि जैसे देखते हैं अभी कई बार बात होती है कि जो 90% जो वेल्थ है स्टेट का वो हार्डली 10% या 1% या 2% लोगों के हाथ में है। ये क्या हो गया? ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया कि एक तरफ जहां आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, वहीं दूसरी तरफ चंद लोग हैं जिनके पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, तो स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। इसी वजह से देखते हैं कि जो अपने यहां क्या है सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि जो अपने यहां टैक्स इंपोज किया जाता है, जो लोग कम टैक्स मतलब कम अर्जित करते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाता है। जो सर्टेन अमाउंट तक करते हैं तो 10%, फिर उससे ज्यादा वाले 20% और सबसे ज्यादा वाले 30%। तो ये क्या करता है
जो गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल था कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच के गैप को रिड्यूस करना, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में जो ज्यादा अर्न कर रहा है उससे ज्यादा टैक्स लेते हैं ताकि जो गैप है वो कंपैरेटिवली कम हो। डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जरूरत क्यों है कि लाइवलीहुड तो सबको मिल गया, लेकिन हो सकता है कि कहे कि नहीं महिलाएं हैं तो इनको कम पैसा दिया जाएगा, बच्चा काम कर रहा है उसको कम पैसा दिया जाएगा। तो इसमें क्या था कि लाइवलीहुड जो है ये कहा गया कि इक्वल काम के लिए इक्वल मनी दी जाएगी, ठीक है, जिसके लिए इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट लाया गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट वन कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, स्वास्थ्य और शक्ति जो है उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। किसके, पहले वर्कर्स कौन, मेल और वुमेन, पुरुष महिला दोनों के, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन, इन सब के लिए। और लास्ट है कि जो बच्चे हैं, छठा जो है वो है कि जो बच्चे हैं उनके क्या किया जाएगा कि हेल्दी मैनर में डिग्निफाइड जो मैनर होगा, हेल्दी और डिग्निफाइड मैनर, उनके थ्रू उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो दीज आर 6 राइट्स, 6 प्रिंसिपल्स laid down in Article 39. Next one is Article 39A. 39A, it was added through 42nd Constitutional Amendment Act. जो 42nd Constitutional Amendment Act था 1976 का, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं। मिनी क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट, जैसे हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स में भी वो प्रीएम्बल में चेंज किए गए, उसके बाद फंडामेंटल राइट के अंदर जो है तो कुछ चेंजेस लाए गए, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे जाकर के राइट टू प्रॉपर्टी जैसे अबॉलिश कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, उसके बाद जो डीपीएसपी है उसमें 3 आर्टिकल ऐड किए गए। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज करता था, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं। हाँ, तो फ्री लीगल एड का मतलब क्या है कि अब जैसे देखिए कोई भी किसी भी व्यक्ति को क्या है, अधिकार है कि वो कानून के थ्रू अपनी जो है राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट है उनका निपटारा कर सकता है। लेकिन अगर मानिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें क्या है, एक प्रोविजन है कि आप जा सकते हैं कि भाई मैं गरीब हूं, मैं कोर्ट फी बियर करने की कंडीशन में नहीं हूं, तो मुझे इंडिजेंट पर्सन मान करके मुझे कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार दिया जाए। इसी चीज को फ्री लीगल एड की जो लोग सक्षम नहीं है, ठीक है, उनके लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया 1987 का, और इसके थ्रू उनको लीगल एड दिया जाता है, ठीक है। लीगल एड का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन उनका जो है वो मुहैया कराया जाता है ताकि उनके पक्ष को सही से रखा जा सके, जो जिसका जो भी मतलब कॉस्ट आता है वो स्टेट बियर करती है। दूसरा, इसी में लोक अदालत जो है उसकी भी व्यवस्था की जाती है ताकि ये लोग क्या करें कि मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उनका भी बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट, जो आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज है, ये क्या था कि गांधी जी जब बात करते थे तो वो क्या बात करते थे, ग्राम स्वराज की। ग्राम स्वराज से क्या मतलब है कि गांधी जी कहते थे कि जिसकी जो जरूरत है वो बेहतर समझेगा, तो जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे दे देना चाहिए कि वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको खुद ही फुलफिल कर ले। अब मानिए कि प्रधानमंत्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गांव के लिए पॉलिसी तो बनाएगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक गांव की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे गांव की नहीं हो। तो इसीलिए गांधी जी कहते थे कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है कि टॉप में पॉलिसी बनी और उसका इंप्लीमेंटेशन सब जगह हुआ, उससे बेहतर है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए कि बॉटम जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स खुद ही फुलफिल कर ले और जैसे जैसे लार्जर एरिया की बात आएगी ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो गांधी जी की इस फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए पंचायती राज को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसके तहत लाया गया था। पंचायती राज को हम पूरे डिटेल में सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और बाद में तो इस यहां पे हम इसलिए देख रहे हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जो पंचायती राज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लाया गया और नागौर पहला पंचायत बना, ठीक है, तो बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अभी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है,
स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड पावर के रूप में ये क्या है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जिसका। नाउ कम टू आर्टिकल 41। 41 बात करता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब मानिए राइट टू वर्क, तो कैसे राइट टू वर्क को सिक्योर किया जाएगा? तो उसके लिए जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006, मनरेगा। और मनरेगा के थ्रू क्या हुआ कि जो लोगों को काम करने के लिए अधिकार दिए गए, उनके काम मतलब उनके मिनिमम वर्क को सिक्योर किया गया कि इतना काम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका पर्पस था कि लोगों के जो काम करने, उनके एजुकेशन, और अगर किसी चीज में उनका पिछड़ापन है तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी ला सकती है। ये जो जितने भी हम स्कीम्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो हैं वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड ही है। ठीक है, या फिर कुछ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए है। नाउ कम टू आर्टिकल 42। 42 कहता है कि स्टेट का काम है कि वो प्रोविजन बनाए जो कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, मानवीय कंडीशन होनी चाहिए। कहां का? काम करने के लिए, जहां वो काम कर रहे हैं। अब जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पहले हम सुनते थे कि जो स्लेवरी का टाइम था कि 12 घंटे 14 घंटे का वर्किंग आवर हुआ करता था। अब सोचिए कि 12-14 घंटे कोई लगातार काम कैसे कर सकता है। उसके बाद उनके कोई पीने का पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, सैनिटेशन नहीं होता था। उनके साथ क्या थी दिक्कत कि उनको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। तो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को कि स्टेट सिक्योर करेगा कि उनको जो वर्किंग कंडीशन है वो रीजनेबल होने चाहिए और मानवीय आधार पर होनी चाहिए। मानवीय कंडीशन का मतलब है कि अब पानी पीने के लिए उनके पास पेयजल होना की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद वॉशरूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये क्या करता है, ये कंडीशन देता है, जैसे 8 आवर का जो है सो वर्किंग आवर होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या क्या जो है सो कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, इसकी बात करता है। और दूसरा पोर्शन है वो कहता है प्रोविजन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट से क्या मतलब है कि जो महिला एम्प्लॉय है तो उनको मातृत्व जो सुरक्षा है उसके लिए भी रिलीफ दिया जाना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है। इस एक्ट में अभी पहले क्या था कि 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता था जो कि पेड लीव होता था। ठीक है, इसको अभी क्या किया गया कि 12 वीक्स को इंक्रीज करके कर दिया गया 26 वीक्स। अब 26 सप्ताह का जो है उनको क्या करेंगे, मिलेगा, पेड लीव मिलेगा। तो ये जो है इसको प्रमोट करने के लिए किया गया। तो हमेशा जो भी डीपीएसपी के प्रोविजन है उनको किसी न किसी एक्ट या स्कीम के थ्रू इन्फोर्स करने की व्यवस्था की जाती है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। लिविंग वेजेस का मतलब है कि इतना तो सैलरी मिलना ही चाहिए जिससे कि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, और सर्वाइवल ही नहीं, उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी ध्यान में रखें। तो इसके लिए क्या है, मिनिमम वेजेज एक्ट है। ठीक है, कि कम से कम कितने पैसे दिए जाने चाहिए, मिनिमम वेजेज एक्ट इसकी बात करता है। उसके थ्रू इनको मिनिमम वेज सिक्योर किया गया जिससे उनकी लिविंग कंडीशंस सही रहे। जो ये बात मिनिमम वेज की, ये भी गांधीयन फिलोसफी का पार्ट। नाउ कम टू 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की क्यों जरूरत है? तो जब तक वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाता था, नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब वर्कर भी जब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको पता होगी कि क्या क्या व्यवस्था है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। उसके लिए आपको जैसे यूनियन बनाने की का प्रोविजन है, ट्रेड यूनियन एक्ट है कि यूनियन बना करके यूनियन उनसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है। और मैनेजमेंट में का जैसे ही आप इंडस्ट्री में पार्ट बनते हैं तो आपको बहुत सी चीजें पता होती है और आप अपने पक्ष को हमेशा रख पाते हैं। तो इसके लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट को इसमें ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। नाउ कम टू 43B, ये लाया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में।
ठीक है। इसका मैं सहकारिता समिति का गठन किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इनका पर्पस क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कई बार देखते हैं हम कि एक आदमी खेती कर रहा है, मानिए एक आदमी खेती कर रहा है, उसका 10 केजी अनाज उपज रहा है। क्यों? क्योंकि जो है सो मार्जिनल फार्मर है। अब छोटा किसान है, उसके पास अब 10 केजी को उसको मजबूरी में कि उसको लेकर के अगर वो दूर जाता है बेचने के लिए, तो क्या होगा कि किराए में ही इतना पैसा लग जाएगा जितना कि उसको उससे रिटर्न नहीं आएगा। कोऑपरेटिव्स बनाए गए। कोऑपरेटिव्स बनाए का मतलब है कि लोग क्या किए कि एक कॉमन गोल के थ्रू एक साथ जुड़ गए। अब एक साथ जुड़ करके वो काम करेंगे तो सबकी जमीनें जुड़ गई, तो क्या है कि जब लैंड का ट्रैक बड़ा होगा तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई हो जाएगी और सबको एक साथ कहीं दूर भी जाकर के बेस्ट प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हो जाएगा तो वो फिर सब में इक्विटेबली बांट लिया जाता है, जिसका जैसा शेयर उसके हिसाब से उसको। तो इससे क्या है कि उनका वेलफेयर होता है। तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है क्या किया गया कि स्टेट ऐसे नॉर्म्स बनाएगी जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया। और इसके लिए प्रोविजन भी बनाए गए कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, तो 21 से अधिक डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है कि SC ST इनके लिए भी जो सीट रिजर्व करनी है, वुमेन के लिए सीट रिजर्व करनी है, तो ये सब प्रोविजंस इसमें दिए गए। नाउ कम टू आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो हमारे पर्सनल जो लॉज है, पर्सनल लॉज इन द सेंस कि जिसको हम ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, जैसे मैरिज है, ठीक है, डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, ठीक है। तो इन सब को लेकर के एक ऐसा कानून हो जो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे लागू हो, सारे सिटीजन्स पे लागू हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना था, लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ नहीं चुका है। तो इसके क्या रीजंस है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वन जो लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेंगे। कम टू आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ अमेंड किए गए। पहले क्या था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रोविजन था कि जो स्टेट है वो क्या करेगा कि चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। किनके लिए? 10 साल के भीतर, 10 साल का टाइम दिया गया था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, कि विद इन 10 ईयर ऑफ जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो 14 ईयर्स से नीचे के लोग बच्चे हैं उनके लिए जो चाइल्डहुड केयर है, बचपन में जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करने के साथ साथ उनके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। तो बाद में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर ऐड कर दिया, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया कि जो आर्टिकल 21A है वो बात करता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करता है। तो 6 से 14 साल के बच्चे फंडामेंटल राइट में चले गए, तो बच गया कौन? 6 साल से नीचे का। तो यहाँ पे जो 14 ईयर था उसको घटा कर क्या कर दिया गया कि स्टेट अब यहाँ पे क्या करेगी, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन की व्यवस्था 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए करनी है, क्योंकि 6 से 14 तक वाले कहां पहुंच गए? फंडामेंटल राइट में। वो तो मैंडेटरी हो गया स्टेट को कि करना ही है, तो ये डीपीएसपी में 6 साल से नीचे के लिए रह गया, ठीक है। कम टू नेक्स्ट आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन की बात की आती है वो आर्टिकल 46 को ही जो इंप्लीमेंट करने के लिए आती है। अब यहाँ पे SC ST के लिए तो हम देख लेते हैं, जो अदर वीकर सेक्शन है इसी को डिफाइन किया था मंडल कमीशन ने OBC के रूप में, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और इनको ऐड कर दिया गया और इनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। कहां? सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो देख ही रहे हैं कि जॉब में प्रमोशन,
जॉब में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो ये 46 का एक तरह से इंप्लीमेंटेशन था। कम टू नेक्स्ट आर्टिकल 47, ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, पोषण बढ़ाएगा, किसके बीच में, लोगों के बीच में। दूसरा, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। और तीसरा, जो पब्लिक हेल्थ है उसको सिक्योर करेगा। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सिस्टम है। अभी आयुष्मान भारत जैसे है वो फ्री जो है सो हेल्थ केयर फैसिलिटी है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है तो पीडीएस के थ्रू देखते हैं कि क्या दिया जाता है, पीडीएस के थ्रू हम राशन दिए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाती है जाकि मालनोरिश न रह जाए कोई। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए मिड डे मील दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है कि कितना देना है, किस दिन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट की ड्यूटी है, उसको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लाई गई। नेक्स्ट आर्टिकल 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। स्टेट का काम है कि वो इंप्रूव करे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को। तो सबसे एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, तो जैसे किसानों की बेहतरी के लिए क्या देखते हैं कि जैसे अभी इंश्योरेंस स्कीम लाई गई, उनको किसानों को सब्सिडी दी जाती है, किस चीज के लिए, खेती करने के लिए। उसके बाद जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उसमें उनको एडवांस पेमेंट दिया जाता है ताकि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके और फिर बाद में उसको चुका दें, एक इजी लोन की फैसिलिटी है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि लोग जो पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन क्या होगा कि उससे जैसे पशुपालन से पहला कि ग्रेजिंग की फैसिलिटी होगी, दूसरा ऊन है, तीसरा जो अलग अलग लाइफ स्टॉक है जैसे दूध के लिए जो है तो गाय पाली जाती हैं, मुर्गी पालन है। तो इस तरह एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करेगा, पशुपालन को प्रमोट करेगा। तो इसकी में और एक दूसरा है कि प्रोहिबिट भी करता है। क्या प्रोहिबिट करता है कि स्टेट कानून बना करके क्या कर सकता है, स्लॉटर ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स। मिल्चिंग मतलब दुधारू जो पशु हैं उनके जो वध है उसको प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। जैसे देखते हैं कि कई सारे स्टेट्स ने काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है, वो इवन पनिशेबल बाय डेथ है इन सर्टेन केसेस, सर्टेन स्टेट्स। तो ये 48 को इंप्लीमेंटेशन करते हुए बनाया गया। कम टू 48A। 48A लिबरल प्रिंसिपल का जो है सो पार्ट है। लिबरल प्रिंसिपल क्यों कि कॉमन वेलफेयर की जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी का, तो अब मानिए कि इन्वायरमेंट जब डिजास्टर्स होगा तो क्या होगा कि सोसाइटी में जब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे, ठीक है। तो उसको कर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या बात करता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके, कि हम अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति करें और अगले जनरेशन के लिए भी हम सब कुछ छोड़ के जाएं, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए कानून बना करके उनको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। उसी तरह से इसके और ज्यादा सेफगार्ड करने के लिए देखते हैं कि स्पेशल सर्विस बनाई गई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विस है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में फॉरेस्ट के लिए जो उनका प्रिजर्वेशन है उसके लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो उस फॉरेस्ट एरिया को रेगुलेट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जो वाइल्ड लाइफ है तो फॉरेस्ट में जैसे देखते हैं नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके जो उसमें एनिमल रहते हैं उनको। कम टू नेक्स्ट आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बात करता है कि जो भी मोन्यूमेंट है, ठीक है, मोन्यूमेंट मतलब स्मारक है, जगह है या कोई वस्तु है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब राष्ट्रीय जो महत्व के जो स्मारक हैं उनको उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। अब राष्ट्र इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, जैसे कि लाल किला है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को
झंडा फहरा करके अपनी आजादी को जो है सो सेलिब्रेट करते हैं। रेड फोर्ट्स का अपना एक महत्व इसलिए है कि जो 1857 का रिवॉल्यूशन, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि जो रिबेल सिपाही थे उन्होंने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल एम्पायर थे उनको अपना लीडर चुना था। तो चूंकि रेड फोर्ट से उसका रेगुलेशन हुआ, रेड फोर्ट वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट रिवोल्ट, दैट्स व्हाई रेड फोर्ट का अपना जो है हमारे फ्रीडम में एक रोल है। तो इसलिए उसका प्रोटेक्शन करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1905 है जो ब्रिटिश एरा में लाया गया था। ठीक है, और इसको करने के लिए कौन करेगा? तो उससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले ही एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन फाउंड किया गया, और जो 1861 में बना। इसका काम क्या है कि ये मॉन्यूमेंट या फिर जो प्लेसेस हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करता है, सिक्योर करता है, उनकी साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करता है। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ ये प्रमोट भी करता है और उससे टूरिज्म भी बढ़ता है। ठीक, तो इसके लिए आर्टिकल 49 को हम नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। नाउ कम टू आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब एक बात दिमाग में आ सकती है कि क्यों हम यहाँ पे केवल जो है जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग कर रहे हैं, व्हाई नॉट लेजिस्लेचर? तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो जजेज हैं, ठीक है, तो जज आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211, ये जो 121 और 211 है, ये बात करते हैं ये पार्लियामेंट की, और ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, ये क्या नहीं कर सकते? तो कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ठीक है, जज के कंडक्ट को जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस नहीं कर सकता, एक्सेप्ट क्या, जब उनके रिमूवल का डिस्कशन चल रहा हो। अदरवाइज जज के कंडक्ट को हाउस में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये प्रोविड करता है। तो इसका मतलब एक तरह से जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग हो गई और लेजिस्लेचर से अलग हो गई। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 361 जो इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी किस बात की कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को किसी भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है, या फिर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं की जा सकती है, या की जा सकती है तो उनको उसके लिए कुछ कंडीशंस पहले से अप्लाई हैं। जैसे क्रिमिनल केस तो कोई इनिशिएट ही नहीं किया जा सकता, और सिविल केसेस के लिए उनको प्रायर नोटिस देना जरूरी है। तो ये जो इम्यूनिटी है, तो एक तरह से लेजिस्लेचर से जुडिशरी का ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है। दैट्स व्हाई द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आर्टिकल 50 में प्रोविजन लाया गया कि स्टेट इसको प्रमोट करने के लिए किया जा सकता है। बाद में जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए जो हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था 2014 का, और जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देता था, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के नाम पे स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 50। और आखिरी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का विकास करना, प्रमोट करना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए 4-5 प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि हम इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे आर्टिकल 51C के अंदर। आर्टिकल 51B कहता है कि हम जस्ट और एक रेस्पेक्टेबल रिलेशन रखेंगे दूसरे देश के साथ। ठीक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ हम जो उनके लॉ, उनके इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो अपना फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो आर्टिकल 51 को ही ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जो परमिशन है, जो ग्रांट है, जो स्टेट को एम्पावरमेंट है, वो आर्टिकल 51 ही फॉरेन पॉलिसी को
हमें बनाने के लिए एम्पावर करता है और यही प्रोविजन देता है। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। If any problem you have, you can ask me in comment. Thank you so much. Thanks for watching.